नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कई चैप्टर पढ़ लिए हैं, लगभग 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उन तीनों चैप्टर में अच्छे से हमने सारी चीज़ें देख भी ली थी और दोस्तों उम्मीद करते हैं वहां से आपके सारे नोट्स डाउनलोड भी हो गए होंगे और आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और उन चैप्टर का भी बराबर आप रिविजन करते रहेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें तैयार रहें। ठीक है। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। दोस्तों, हम चल रहे हैं सरल से कठिन की ओर। पहले ऐसे चैप्टर्स को लेंगे जो इजी वे में है, जो आसानी से समझ में आ सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कठिन चैप्टर की तरफ चलेंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर क्या है? सो दोस्तों, लिखा हुआ है चैप्टर जैव अणु। ये आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा दोस्तों लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 4.1। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये भी चैप्टर आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा, ग्लूकोज के बारे में, फ्रैक्टोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी होंगी। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हीं चीजों को हम कोरिलेट करेंगे और उसको और थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे कि उनको कैसे हम पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे जैव अणु। जैव अणु को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैव को बोलते हैं बायो और अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों यहां पर आते हैं, सर हमको जैव अणु तो ठीक है, हमको चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जैव अणु में हमको क्या पढ़ना है? सो दोस्तों, हम ये देखेंगे जैव अणु में हमको क्या पढ़ना है। सो जैव अणु में हमको केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 4 टॉपिक हमारे कौन से हैं उनको देखते हैं। आइए दोस्तों, लिखते हैं अपने 4 टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चारों टॉपिक लिख लिए हैं, पहला टॉपिक हमारा दोस्तों है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा प्रोटीन, यानी हमको प्रोटीन के बारे में भी पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हमारा है लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना रहेगा। और चौथा टॉपिक दोस्तों हमारा है न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक अम्ल। इसके बारे में भी हमको ये देखना है कि क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होता है और इसके कितने वर्गीकरण हैं, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे, कैसे फ्रक्टोज की संरचना बनाएंगे, सुक्रोज की संरचना कैसे बनेगी, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे और हम देखते हैं इसको कैसे हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा रहेगा कार्बोहाइड्रेट। मिडिल में लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लिख लिया है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने क्या? यौगिक। यानी कार्बोहाइड्रेट आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के यौगिक होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वह होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलकर संयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी इसमें कितने तत्व मिल रहे हैं? कार्बन का तत्व मिल रहा है, हाइड्रोजन का मिल रहा है और ऑक्सीजन का मिल रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो कोई यौगिक बनाएंगे। ठीक है, कोई पदार्थ बनाएंगे और वो पदार्थ क्या होगा? यौगिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लगभग 3 तत्व आपस में क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। ठीक है, सो इनसे जो यौगिक बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट की सिंपल पहचान क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपल पहचान दोस्तों वो होती है ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें केवल और केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपको देखने को मिलेगा। आप दूर से ही फॉर्मूला देखकर बता देंगे सर ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने ये तो देख लिया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। सो मन में क्या आता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। यानी कार्बोहाइड्रेट का भी एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? CxH2O का होल Y। ये होल का मतलब होता है दोस्तों, हमने ब्रैकेट के बाहर Y लिखा हुआ है। यानी जब इस Y को हम अंदर ले जाएंगे तो ये वाला Y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2Y हो जाएगा।
और ऑक्सीजन Y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, OY हो जाएगा। ठीक है, O के नीचे क्या रहेगा, जैसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लिखा हुआ है CxH2O का होल Y, हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो CX तो वैसे ही रहेगा क्योंकि Y तो X के पास है नहीं, किसके पास है, H2O के होल Y में है। सो जब H के पास मल्टीप्लाई होगा तो H के नीचे क्या था, 2 था, इस 2 से जब Y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2Y हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें सर, ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या मान सकते हैं, 1 मानने में हम लोग बहुत आगे रहते हैं, 1 मान लिया। अब ये 1 Y से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखेंगे, यही तो कुछ लिखेंगे। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों फॉर्मूले क्या हैं, एक ही जैसे हैं। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया, CxH2O का होल Y होता है। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, सर ये X क्या है और Y क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ है जहां X बराबर गुणांक और Y बराबर गुणांक, गुणांक का मतलब आप 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। सो x का वैल्यू भी क्या होगा, गुणांक होगा, y का वैल्यू भी क्या होगा, गुणांक होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। पहले हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फिर हमने दोस्तों ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्मूला भी होता है, तो यस सर, हाँ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दोस्तों एक बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला क्या था, CxH2O का होल y होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब दोस्तों क्या होता है, उदाहरण। ये EX का मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, EX का मतलब होता है दोस्तों एग्जाम्पल या उदाहरण। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं जो किस चीज के हैं, कार्बोहाइड्रेट के। अब दोस्तों हम ये देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अब दोस्तों ये बताइए ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक ही क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला दोस्तों होता है C6H12O6। इसी तरीके से फ्रैक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। नेक्स्ट आते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 का होल N। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं होल। होल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, WHOLE होल, होल का मतलब होता है पूरा। अब दोस्तों यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च भी आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से आपके कई सारे एग्जाम्पल दोस्तों होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आदि। मतलब ये 4 एग्जाम्पल हमने दे दिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, फ्रैक्टोज था, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला। इसी तरीके से जो भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उनके भी क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। करना क्या है, एक बार वीडियो को फिर से देखना है और क्या करना है, साथ ही साथ दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी हम यहाँ पर आप कुछ भी समझाएंगे ये सारा का सारा आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वो हैंड रिटेन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है, वहां से आपको नोट्स की PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके हमसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और हमारा अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर C लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ये तो हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट ठीक है क्या होते हैं, फिर हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, हमने ये भी देख लिया। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, क्या धरती पर पाया जाता है, आकाश में, पाताल में, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। सो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, स्रोत है, स्रोत का मतलब होता है आप कहां से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आम सब लोगों ने खाया होगा, आम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट।
गाजर, गाजर में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केला है, अंगूर है, फल है, सब्जी है। क्यों बोला जाता है आप सब्जियां खाइए, अच्छी बात होती है। हरी सब्जी खाएंगे तो प्रोटीन, दाल खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, हरी सब्जी खाएंगे तो आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। केला खाएंगे, केला क्यों बताया जाता है आप खाइए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के जैविक महत्व आपको पढ़ाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए कितना जरूरी है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमको ये देखना था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाएगा। तो आम है, गाजर है, केला है, अंगूर है, इन सारी चीजों में हमारे क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल Y होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पॉइंट नंबर C तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर D की तरफ। लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है इसका अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन होंगी और 1 ऑक्सीजन होगी, ठीक है। ये एक रेशियो होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जल की बात करें अगर हम, तो जल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O ही तो लिखते हैं, ठीक है। सो H2O का मतलब क्या होता है सर, हाइड्रोजन यहाँ कितने लिए गए, 2 लिए गए। ऑक्सीजन यहाँ कितना लिया गया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं कि नहीं। तो हम आपसे पूछें जल के फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो आप यही तो बताएंगे सर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 1 है। ऐसा ही बताया गया कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1। अब दोस्तों हम देखते हैं ये 2:1 कैसे होगा। जैसे लिखा हुआ है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब हम आपसे कहें सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो आप बहुत ही अच्छे से बता ले जाएंगे सर इस ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन आपने लिए हैं, तो आपका आंसर होगा सर हमने 12 हाइड्रोजन लिए। कितने, 12 हमने लिख लिए, 12 हाइड्रोजन आपने लिए, फिर अनुपात लगा दिया। अब हम आपसे पूछे आपने ऑक्सीजन कितने लिए हैं, तो आप कहेंगे सर हमने 6 ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक है, हमने लिख लिया। अब दोस्तों क्या इसमें कुछ कट सकता है, तो आप कहेंगे यस सर काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया, 2:1 आया हुआ है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, सुक्रोज की बात कर लेते हैं, तो H22 लिया गया है, O11 लिया गया है, ठीक है। सुक्रोज में क्या है, C12H22O11, कोई बात नहीं है। हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखना है। अब हम सुक्रोज की दोस्तों बात कर रहे थे, तो इसमें हाइड्रोजन आपने कितने लिए, तो आप कहेंगे सर हमने हाइड्रोजन जो लिए हैं वो 22 लिए हैं, ठीक है। सो आपने कितने हाइड्रोजन लिए, 22, नो डाउट। ऑक्सीजन आपने कितने लिए, तो आप कहेंगे सर हमने ऑक्सीजन लिए हैं 11, ठीक है। अब दोस्तों क्या इसको आप काट पीट सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर 11 1 कम 11 और 11 दूना 22, तो कितना आया, 2:1। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट लगभग होते हैं, लगभग कार्बोहाइड्रेट में जो होता है क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:1। किसके समान होगा, ये जल के समान होगा। जल में भी क्या होता है, यानी वाटर का भी हमने आपसे बताया था, वाटर में क्या होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है सर वो 2:1 होता है। ऐसा ही अनुपात जल में भी पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के समान होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चारों पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने क्या बताया, हमने कहा दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे लेसन जैव अणु। जैव अणु में हम क्या बोलते हैं, इसको बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स में दोस्तों हमको केवल 4 टॉपिक पढ़ने थे। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बहुत इजी टॉपिक हैं, सिंपल करना क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ना है फुल फोकस के साथ, ठीक है।
जितना अच्छा आप फोकस रखेंगे उतना ही अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। फुल फोकस के साथ आप पढ़िए, फिर कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या आपका न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने फुल फोकस के साथ पढ़ा हुआ है। जब एग्जाम आएगा तो एक बार फिर पलट लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी और हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएंगे। सो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बता तो दिया है, लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। यानी कार्बोहाइड्रेट में ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, हमको लोअर क्लासेस में भी पढ़ाया गया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे, कैसे ग्लूकोज काम करता है, कैसे फ्रक्टोज होता है, कैसे हम सुक्रोज को बनाते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, और पॉइंट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट लेकर आए हैं। वो नोट लिखेंगे और देखेंगे उस नोट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, लिखते हैं अपना इंपॉर्टेंट नोट। दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट नोट क्या है उसके बारे में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हमने दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन पॉइंट को हम बारी बारी से समझेंगे कि प्रत्येक पॉइंट आपका क्या कह रहा है। सो दोस्तों, कुछ पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो पॉइंट ऐसे क्या है, वही पॉइंट हमने नोट में मेंशन किए हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, परंतु CxH2O का होल Y के अनुरूप नहीं होते। पॉइंट आ गया, इसीलिए हमने इसको कहां रखा है, नोट में मेंशन किया हुआ है। यानी कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन CxH2O का होल Y के अनुरूप नहीं होते हैं। अनुरूप नहीं है, इसका मतलब क्या है सर, ये फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसका पालन करना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है कि कार्बोहाइड्रेट तो वो है, लेकिन इस सूत्र के अनुरूप वो एडजस्ट नहीं होता है। सो ऐसा वो कौन सा यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के सूत्र के अनुरूप नहीं है। सो दोस्तों, वो यौगिक है आपका रैमनोज। कौन सा यौगिक है, रैमनोज, ठीक है। रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5। देखने में तो कार्बोहाइड्रेट लग रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट है भी, ठीक है। लेकिन कह रहा है CxH2O के होल Y के अनुरूप नहीं होता है। अनुरूप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इसको लिखें C6H12O5, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं, C6H12O6 हमने ये लिखा। अब इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, C6H2O का होल O बाहर 6 लिख सकते हैं कि नहीं। ये किसके टर्म में हो गया, ये दोस्तों चेंज हमने कर लिया किसमें, CxH2O का होल Y, इसके टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। किसको, ये फॉर्मूला किसका था दोस्तों, ग्लूकोज का था। यानी ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये हमने लिखा हुआ है ये किस प्रकार का है, ये इसी प्रकार का तो है। यानी x की जगह कितना रखा गया, 6 रखा गया, और y की जगह कितना रखा गया, 6 रखा गया, ठीक है। अब इस 6 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 ही तो आएगा, h की जगह 12 आ गया, ठीक है। अब 2, जब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया, 1। अब 1 की जब 6 से मल्टीप्लाई आएगी तो क्या लिखेगा, 6 लिखेगा, ठीक है। यानी ये क्या है, ये इसका पालन करता है, इसीलिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, इसको हम क्या इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं। C की जगह लिख लिया 6, H2O लिखा, बाहर कितना लिख दे, 5, ठीक है। हमने इसको चेंज तो कर लिया, किसमें चेंज किया, CxH2O का होल Y में चेंज कर लिया। फिर हमने क्या देखा सर, X की जगह हमने लिया है 6 और Y की जगह कितना लिया है, 5। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए, तो y की जगह जब आप 5 ले रहे हैं तो अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, c तो 6 ही रहेगा। ये जब 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ क्या है 1, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा O5, ठीक है। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या निकल के आएगा, C6H10O5। लेकिन होना क्या चाहिए था दोस्तों, होना हमको चाहिए था C6H12O5। यानी हाइड्रोजन आपके पास कितने कम आ रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम आ रहे हैं।
कम का मतलब आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये इस सूत्र के अनुरूप एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ये है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, आपको ये देखना है रेमनोज जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन नहीं करता है। हमने दिखा भी दिया यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑक्सीजन 5 लिए गए थे, ऑक्सीजन को 5 हमने बाहर कर लिया। आप कुछ भी करिए लेकिन आप इस तरीके से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आता है, लिखा है कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं लेकिन इस वाले सूत्र के अनुरूप होते हैं। अनुरूप का मतलब इस सूत्र का वो पालन करते हैं, लेकिन क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वो कौन से यौगिक हैं, पहला यौगिक दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, सबने पढ़ा होगा। फॉर्मेल्डिहाइड भी पढ़ा है, एसिटाल्डिहाइड भी पढ़ा, सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। अब ये क्या है सर, ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन इस वाले सूत्र के अनुरूप है। लेकिन वो सूत्र के अनुरूप कैसे हैं, इनको देखेंगे। सो उसको देखने के लिए पहले इसको हम हटा देते हैं। दोस्तों यहां लिखा हमने फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, यहां पर लिखा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। C कितने लिए गए हैं, आप कहेंगे 1 C लिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने लिए गए हैं, आप कहेंगे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना लिया गया है, 1 ऑक्सीजन। इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या इसको हम लिख सकते हैं C1H2O का होल 1। ऑक्सीजन के बाहर 1 ही तो है, इस 1 को हमने बाहर कर लिया। अब दोस्तों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला तो फॉर्मूला बनेगा और ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब ये किसके अनुरूप है, CxH2O का होल y, यानी यहां पर x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू भी कितना है 1 है। यानी इस वाले सूत्र का तो ये पालन करता है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुविकल्पी में आए हुए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, एक बार दिमाग में सेट कर लेना है कि रेमनोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सूत्र का पालन नहीं करता। याद हो गया। फिर हमको क्या देखना है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। अब दोस्तों इसको एडजस्ट करेंगे। कार्बन कितने लिए आपने, कार्बन लिए 2। हाइड्रोजन टोटल आपने कितने लिए, हाइड्रोजन लिए आपने 4। ऑक्सीजन कितने लिए 2। यानी आपको क्या देखना है, कार्बन की वैल्यू बराबर कार्बन जितने लिए गए हैं उतने ही H2O लिए जाने चाहिए। ठीक है, सो इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H2O का होल 2 लिख सकते हैं। जितने कार्बन लिए उतने ही हमने वाटर ले लिए। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू हम आपसे पूछे कितना है तो आप कहेंगे 2। y का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे क्या 2। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C2H की 2 से 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहां पर मान लिया 1 की 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगी, क्या आ जाएगा C2H4O2। वही तो फॉर्मूला निकल के आया C2H4O2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सूत्र का पालन तो करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर, अपघटित करने का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या देंगे वो, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे या तो वो क्या देंगे, कीटोन देंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। अब दोस्तों एल्डिहाइड के बारे में भी आपको पता है, पॉली कब लगाते हैं, पॉली दोस्तों आपने सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जहां पर एन लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। ठीक है, और कीटोन क्या होता है, कीटोनिक फॉर्मेशन सबने पढ़ी है, 2 बॉन्ड होते हैं, यहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा हुआ होता है, ये क्या होता है कीटोनिक फॉर्मेशन। जैसे ही हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये दिखाई देगा कि वो कीटोनिक फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनकी हमने जल से क्रिया कराई, जल से क्रिया कराने पर वो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे दे या आपको कीटोन दे दें तो वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नोट आपको आसानी से
समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों बेसिकली दो टाइप में बांटा गया है। यानी कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ देख रहे हैं आप, शर्करा। शर्करा का मतलब होता है शुगर, ठीक है। शर्करा का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, पहला शर्करा, दूसरा पॉलीसैकेराइड। अब आते हैं दोस्तों शर्करा क्या होती है, ठीक है। सबको पता है शुगर क्या है। शुगर के बारे में अगर हम बात करें तो शुगर को यानी शर्करा को क्या जल में विलय किया जा सकता है? विलय का मतलब है घोला जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, हम शर्करा को जल में घोल सकते हैं। शक्कर लेते हैं, ठीक है, शक्कर को क्या जल में आप घोल सकते हैं कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, शक्कर को हम जल में घोल सकते हैं। शर्करा को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको बोलते हैं SUGAR। इसका मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। शर्करा को जल में विलय किया जा सकता है। शर्करा के बारे में हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं शर्करा क्या मीठी होती है या नहीं। तो जिसने जिसने खाई है उसको स्वाद इसका पता होगा। शर्करा कैसी होती है? कड़वी होती है, खट्टी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर आप गलत बता रहे हैं, शर्करा जो होती है वो खट्टी होती है। नहीं, शर्करा जो होती है वो मीठी होती है। यानी दो प्रॉपर्टी आपको क्या पता चली? पहली प्रॉपर्टी यानी शुगर का, अगर हम आपसे पूछे शुगर के कुछ गुण आपको पता है तो आप कहेंगे यस सर हमें पता है। शर्करा यानी शुगर को जल में विलय किया जा सकता है। शुगर कैसी होती है सर? शुगर स्वाद में मीठी होती है। शुगर कैसी होती है? शुगर रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, ठीक है। रंगहीन का मतलब अगर प्योर शुगर है तो वो कलरलेस होगी, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो शुगर क्या है? शुगर में ना तो कोई रंग होता है। शुगर जो होती है वो मीठी होती है। शुगर को जल में विलय किया जा सकता है। और दोस्तों शुगर की चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? शुगर की चौथी प्रॉपर्टी ये है, शुगर जो होती है वो क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है? क्रिस्टली, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन आपने देखी होगी, छोटे छोटे टुकड़ों टाइप में होती है। शुगर लेते हैं वो कैसी होती है? टुकड़ों में होती है। क्रिस्टल एज अ क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होती है। तो क्या बोल सकते हैं? शुगर जो होती है वो आपकी कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या शर्करा को भी भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होगा क्या? जब हम पढ़ेंगे तो आपका आंसर होगा यस सर, शर्करा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहां से हमने देखा शर्करा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को दोस्तों हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनोसैकेराइड। और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अभी पॉलीसैकेराइड के बारे में भी बताएंगे। पहले शर्करा के बारे में सारी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे किसके लिए? पॉलीसैकेराइड के लिए। फिर दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है। मतलब आपको कोई पदार्थ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये आप बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो वो आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो लैब में कराए जाते हैं जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके कॉलेज में क्या किया जाएगा? जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो पहले हम शर्करा के बारे में बात कर लेते हैं। सर शर्करा की हमने लगभग 4 प्रॉपर्टी देख ली। शर्करा क्या होती है? रंगहीन होती है, जल में विलय होती है, इसका स्वाद मीठा होता है। ये कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है, ठीक है। और शर्करा को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, दूसरे भाग को हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ये इंग्लिश के नाम और हिंदी के नाम दोनों एक ही हैं। आप इसको इंग्लिश में भी मोनोसैकेराइड बोलेंगे, हिंदी में भी आप इसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ऐसे ही इसको ओलिगोसैकेराइड, और इंग्लिश में भी आप ओलिगोसैकेराइड और हिंदी में भी आप ओलिगोसैकेराइड ही बोलेंगे। अब दोस्तों आते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। दोस्तों मोनोसैकेराइड क्या होती है? वह शर्करा जो अधिक लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ऐसी शर्करा जो अधिक लघु अणुओं में, लघु का मतलब क्या होता है? सब छोटे अणुओं में, ठीक है।
ऐसी शर्करा जो अधिक छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं होती है क्या कहलाती है? मोनोसेकेराइड कहलाती है। वो कौन कौन से मोनोसेकेराइड होते हैं? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। ये फॉर्मूले और इनके नाम आप ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज क्या होती है? मोनोसेकेराइड। ग्लैक्टोज क्या होती है? मोनोसेकेराइड। मैनोज क्या होती है? मोनोसेकेराइड। और फ्रैक्टोज क्या होती है? मोनोसेकेराइड। क्यों मोनोसेकेराइड है? क्योंकि इनको जब हम जल अपघटित करते हैं तो ये अधिक लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब दोस्तों हम पूछें आपसे ओलिगोसेकेराइड क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ऐसी शर्करा या ऐसी शुगर जिसको हम लघु अणुओं में जल अपघटित कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? ओलिगोसेकेराइड कहलाएगी। इसी की अपोजिट डेफिनेशन है, ठीक है। सो मोनोसेकेराइड क्या थी? ऐसी शर्करा जिसे हम जल अपघटित करने पर और ज्यादा लघु अणुओं में, लघु का मतलब और छोटे अणुओं में अपघटित नहीं कर सकते, अपघटित का मतलब और छोटे अणुओं में हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोसेकेराइड कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फ्रैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सारे क्या हैं? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड क्या होती है, इसके बारे में लिखेंगे और देखते हैं ओलिगोसेकेराइड एक्चुअल में क्या होती है। दोस्तों इसको हटा देते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है ओलिगोसेकेराइड वह शर्करा जो जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के कुछ अणु यानी 2 से 10 अणु देती है, ओलिगोसेकेराइड कहलाती है। यानी ओलिगोसेकेराइड क्या है? ऐसी शर्करा जिसको आप जल अपघटित करें और वो लगभग मोनोसेकेराइड के कितने अणु दे दे? या तो 2 अणु दे या 2 से ज्यादा अणु। 2 से ज्यादा अणु कितने अणु तक? लगभग 10 अणु तक, ठीक है। वो अगर इतना दे देती है तो वो क्या कहलाएगी? ओलिगोसेकेराइड कहलाती है। मतलब वह शर्करा जो जल अपघटित करने पर, जल अपघटित का मतलब होता है उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो वो मोनोसेकेराइड के कितने अणु देगी? 2 से 10 अणु देती है, तो वो क्या कहलाएगी? ओलिगोसेकेराइड कहलाती है। अब दोस्तों ओलिगोसेकेराइड कितने प्रकार की होती है? ओलिगोसेकेराइड आपकी 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं इनको भी देख लेंगे, लिख लेते हैं। पहला प्रकार होता है डाइसेकेराइड और दूसरा होता है ट्राइसेकेराइड। अब दोस्तों डाइसेकेराइड क्या है और ट्राइसेकेराइड क्या है, फर्स्ट ईयर में दोस्तों सबने पढ़ा है। अगर हम आपसे पूछें डाई का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? सर डाई का मतलब हमने सर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है 2, ठीक है। और ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब दोस्तों होता है 3। ट्राई का मतलब दोस्तों कितना होता है? 3। और दोस्तों हम आपसे पूछे मोनो का मतलब कितना होता है तो आप क्या कहेंगे? सर मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। यानी मोनोसेकेराइड क्या है? जो कितने अणु देती है? 1 अणु। 1 अणु का मतलब अब उस 1 अणु को आप छोटे अणुओं में बांट नहीं सकते हैं। जब आप छोटे अणुओं में उसको अपघटित नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी? मोनोसेकेराइड कहलाएगी। अब हम आपसे पूछे ओलिगोसेकेराइड क्या है तो आप कहेंगे सर ऐसे सेकेराइड या ऐसी शर्करा जो क्या होती है 2 अणुओं में टूट जाए या 2 से ज्यादा अणुओं में टूट जाए तो वो क्या कहलाएगी? ओलिगोसेकेराइड कहलाएगी। और वो कब टूटेगी? जब आप उसका क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। फिर हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर आएगा सर ओलिगोसेकेराइड 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। अब आपसे पूछे डाइसेकेराइड क्या है और ट्राइसेकेराइड क्या है तो दोस्तों हमारा दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और दिमाग मेरा कह रहा है सर डाइसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ऐसी शर्करा यानी ऐसी शर्करा जिसको हम क्या करें? जल अपघटित करें और वो कितने अणु देती है? अगर 2 अणु देती है किसके? मोनोसेकेराइड के। यानी ऐसी शर्करा जिसको जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाएगी? डाइसेकेराइड कहलाएगी। और ट्राइसेकेराइड क्या होगी? ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3। यानी ऐसी शर्करा जिसको जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 3 अणु प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाएगी? ट्राइसेकेराइड कहलाती है। दोस्तों ये सारी चीजें इन डिटेल पूरे डिटेल में आपको नोट्स में मिलेंगी। वो नोट्स दोस्तों आपको कहाँ मिलने वाला है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है। ये साइन आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ मिलेगा आपको? नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते
हैं। सो दोस्तों डाइसैकेराइड क्या है और ट्राइसैकेराइड क्या है, अब बढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ। हम कैसे जानेंगे ये डाइसैकेराइड है, कैसे जानेंगे दिया गया कार्बोहाइड्रेट ट्राइसैकेराइड है, उसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं अपने एग्जांपल। दोस्तों डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या है, सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल माल्टोज, माल्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है C12H22O11। तीसरा एग्जांपल लैक्टोज, लैक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है। दोस्तों सारे फॉर्मूले, सारे नाम आप ध्यान रखेंगे क्या होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए किसके एग्जांपल, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब ये कितने अणु देंगे, 2 अणु देंगे। किसके अणु देंगे, मोनोसैकेराइड के ये 2 अणु देते हैं। कब देंगे, जब इनको जल अपघटित किया जाएगा, क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं, वह शर्करा जिनको जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है, ट्राइसैकेराइड कहलाती है। ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल क्या हैं, रैमनोज। रैमनोज क्या है, हमने बताया था रैमनोज जो होती कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन उसके सूत्र का पालन नहीं करती, यानी रैमनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड होती है। रेबिनोज, रेबिनोज भी फॉर्मूला होता है C5H10O5। और रेफिनोज, रेफिनोज का फॉर्मूला है C18H32O16। दोस्तों ये फॉर्मूले आप एक बार लिखेंगे और इनको याद करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको शर्करा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके कितने फैक्टर होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया ये सारी डिटेल में आपको चीजें नोट्स में मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड की तरफ। जैसा कि हमने बताया कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया, पहला शर्करा और दूसरा पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पॉली का मतलब हमने दोस्तों आपसे बताया जहां पर भी N लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो क्या होगा, पॉली होगा। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था शर्करा क्या होती है, मीठी होती है। तो पॉलीसैकेराइड में आप क्या लिखेंगे, सर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, छोटा सा आप कोरिलेट कर ले जाएंगे, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या होगा, देखते हैं। दोस्तों हमने शर्करा में ये देखा था कि शर्करा क्या होती है, मीठी होती है। तो पॉलीसैकेराइड में क्या लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो मीठे नहीं होते, यानी शर्करा का जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। शर्करा मीठी होती है, पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते हैं। शर्करा क्रिस्टलीय होती है, पॉलीसैकेराइड क्रिस्टलीय नहीं होती है। शर्करा जल में विलेय है और पॉलीसैकेराइड जल में विलेय नहीं होता है या लगभग कम विलेय है। ठीक है, ये सारी क्या है प्रॉपर्टीज आपकी पॉलीसैकेराइड की। और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, वह शर्करा जो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के बड़ी संख्या में यानी लार्ज अमाउंट में मोनोसैकेराइड के अणुओं को अगर देती है तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीसैकेराइड कहलाती है। तो पॉलीसैकेराइड के बाद बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाएगा, मतलब हम कैसे जानेंगे कि ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। सो दोस्तों आपको लैब में टेस्ट कराए जाते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, पदार्थ दिया जाएगा, यानी कोई सब्सटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आप ये याद करिए कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो दोस्तों उसमें आप क्या करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण किया जाता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं मॉलिस्ट परीक्षण। क्या बोलते हैं, मॉलिस्ट परीक्षण। ध्यान रखेंगे ये परीक्षण इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों परीक्षण यहाँ एंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप बीएससी करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको मॉलिस्ट परीक्षण यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपसे करवाया जाएगा, जिसे हम लोग बीएससी में रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। वहां पर आपसे कहा जाएगा आप इसमें रिंग टेस्ट करिए। ठीक है, वो रिंग क्या होती है, किस चीज की रिंग बनती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं पदार्थ के जलीय विलयन में, यानी जो आपको पदार्थ दिया जाएगा जिसमें आपको यह देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, सो उसको आपको पहले क्या बनाना है, उसका जलीय विलयन। तो दोस्तों लिखा हुआ है पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस्ट अभिकर्मक, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पदार्थ लिया, जैसे आप सपोज करते हैं ये आपको पदार्थ दिया गया, ठीक है, ये क्या है, कोई पदार्थ है,
ठीक है। अब आपने एक परख नली लिया, परख नली ऐसे ही होती है, सबने देखी होगी, ठीक है। इस परख नली में आपने क्या किया, थोड़ा सा पदार्थ डाला, ज्यादा नहीं लेंगे। जब भी कोई टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा पदार्थ लेते हैं, ऐसा नहीं करते कि पूरा पदार्थ जो भी दिया गया वो सबका सब डाल दिया। तो दोबारा आप टेस्ट कैसे करेंगे? बाई चांस मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो आपका सारा पदार्थ तो खत्म हो चुका होगा, तो आप दोबारा टेस्ट कैसे करेंगे? इसीलिए थोड़ा सा पदार्थ लेते हैं, थोड़ा सा पदार्थ लिया, इतना सारा आपको पदार्थ दिया गया था, आपने थोड़ा पदार्थ लिया, इसमें आपने क्या डाला, जल डाला, ठीक है। जल डाला और आपने इसको मिलाया, फिर क्या हुआ, इसका आपको क्या बन गया, जली विलयन। अब ये क्या बन गया है, जली विलयन, यानी ये जो पदार्थ होगा ये इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट में अगर शर्करा वगैरह होगा तो क्या हो जाएगा, जली विलयन में वो विलय हो जाएगा। अब जब जल डाला, उसका जली विलयन बना लिया, फिर इसमें आप क्या डालेंगे, 2 ml मॉलिश्च अभिकर्मक। क्या डालेंगे, 2 ml मॉलिश्च अभिकर्मक, ठीक है। आपने क्या डाला, 2 ml मॉलिश्च अभिकर्मक। अब ये मॉलिश्च अभिकर्मक है क्या सर, ये होता है अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन। ये ध्यान रखेंगे, बहुविकल्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मॉलिश्च अभिकर्मक क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन। यानी ये एक विलयन होता है जो किसका किसका होता है, अल्फा नेफ्थॉल और एथिल अल्कोहल का विलयन होता है, ठीक है। आपने 2 ml मॉलिश्च अभिकर्मक डाला, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर परख नली में किनारे से, यहां पर एक चीज मिसिंग है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फिर जब आप इसमें 2 ml मॉलिश्च अभिकर्मक डालेंगे तो आप परख नली बिल्कुल भी हिलाइएगा नहीं, ठीक है। परख नली को बिना हिलाए, ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, परख नली में किनारे की सहायता से बूंद बूंद कर आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी कैसा, सांद्र। यानी आपने क्या किया, परख नली लिया, उसमें थोड़ा पदार्थ डाला, फिर उसमें आपने जल डाला, जली विलयन बन गया। फिर जली विलयन में आपने 2 ml क्या डाला, मॉलिश्च अभिकर्मक। फिर आप परख नली हिलाएंगे नहीं, फिर आप क्या करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेंगे, उस परख नली में किनारे से, यानी बीचों बीच से नहीं, किनारे से, परख नली की जो दीवार होती है उसकी दीवार की सहायता से धीरे धीरे उसमें क्या डालेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, बूंद बूंद कर, ठीक है। यदि 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, कैसा छल्ला बनेगा, यानी जब आप परख नली में धीरे धीरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो नीचे वाली परत और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाली परत के बीच में एक छल्ला बन जाएगा, ठीक है। एक क्या बन जाएगी, छल्ला। छल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग, इसे ही रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, रिंग टेस्ट, जो बीएससी में कराया जाता है, ठीक है। सो वो कैसा छल्ला बनेगा, लाल या भूरे रंग का बन जाएगा, ठीक है। जो कुछ समय बाद कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। इसका मतलब जो आपको पदार्थ दिया गया है वो कैसा होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगी। कार्बोहाइड्रेट कब होगी, आपने पदार्थ लिया, परख नली में थोड़ा पदार्थ डाला, उसमें जल डाला, विलयन बन गया। फिर आपने क्या किया, अल्फा नेफ्थॉल का 10% जली विलयन ले लिया एथिल अल्कोहल के साथ, या आप उसको मॉलिश्च अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। मॉलिश्च अभिकर्मक आपने 2 ml डाला, फिर आपने देखा, फिर क्या करते हैं, परख नली को आप हिलाइएगा नहीं, फिर आप उसमें बूंद बूंद कर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो 2 परतों के बीच में एक छल्ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक छल्ला। यानी ये नीचे वाली परत है, जब आप साइड से यानी इसकी दीवार की सहायता से ऐसे आप क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर एक परत ऊपर बनेगी और इस परत के बीच में आपको क्या नजर आएगा, एक छल्ला नजर आएगा। इस तरीके से एक छल्ला नजर आएगा, ठीक है। ये निचली परत हो गई, ये ऊपर वाली परत हो गई, और ये छल्ला जो होगा ये कैसा होगा, लाल या भूरे रंग का, लाल या भूरे रंग का, ठीक है। यही छल्ला जो होता है यही बताता है, ये कुछ समय बाद यानी थोड़ा समय गुजर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो आप क्या कह देंगे दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मॉलिश्च अभिकर्मक से उम्मीद करते हैं दोस्तों मॉलिश्च परीक्षण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये देखा कि जैव अणु हमको लेसन पढ़ना है। इस लेसन में हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या पढ़ना है, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। यानी हमको 4 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और
न्यूक्लिक एसिड। ये चारों टॉपिक में हमने सबसे पहले टॉपिक पर फोकस किया, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने उसमें बताया था, पहला होता है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज की बात करी, फ्रक्टोज की बात करी थी। तो अब हम अगले लेक्चर में दोस्तों ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगले टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।